हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का भाग 4 लेके आया हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैं मूल विधि एवं संविधान से संबंधित कुछ और भी वीडियो आप लोगों के समक्ष ला चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों। उसी प्रकार आज भी दोस्तों मैं भाग 4 लेके आया हूं मूल विधि एवं संविधान से। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे जाके मूल विधि एवं संविधान से संबंधित अन्य भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मूल विधि एवं संविधान दोस्तों यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों पार्ट माना जाता है। इससे कम से कम दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। इसलिए मूल विधि एवं संविधान जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यूपीएसआई का। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलिए कुछ प्रश्न हैं जो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहा है राज्यसभा की। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग के दे दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1947 या ऑप्शन डी है 1949। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका राइट आंसर जानेंगे। उसके बाद इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग इसका सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम राज्यसभा का गठन जो हुआ था दोस्तों वो 1952 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, इसकी अब कुछ हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। दोस्तों, ये भी आप लोग जो सन पूरा दिया गया है ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। पहले राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है पहले काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1954 से इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली बैठक मई 1952 को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ इसकी व्याख्या। दोस्तों, कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यसभा से बनते हैं। जैसे एक प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और बनता है राज्यसभा से संबंधित कि जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, जो मनोनीत 12 सदस्यों को करता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रश्न 1 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोग के स्क्रीन ये डॉट ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो 4
ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कह रहा है कि कौन था पहले जो सबसे पहले विधायिकी में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग इसका राइट आंसर जानेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्न पे हम लोग थोड़ी चर्चा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों इसकी कुछ और भी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोग के स्क्रीन पे ये है। ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम के पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। मतलब दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम जो था वो था 1919 के द्वारा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ आगे इस प्रकार से है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है कब आया था, तो वो जो दोस्तों था वो 1919 में आया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे इसकी व्याख्या है दोस्तों, इसी के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच भी विषयों का विभाजन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था दोस्तों, इसी के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों का विभाजन किया गया था। दोस्तों ये थी कुछ इसकी व्याख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उस प्रश्न पे भी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये प्रश्न जो है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों यूपीएसआई में ही पूछा जा चुका है। ये प्रश्न कह रहा है वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल दोस्तों ... बार प्रस्तुत किया गया था, यानी कि कुल कितनी बार प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। यानी कि दोस्तों अभी तक कुल कितनी बार संसद में लोकपाल विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा चुका है और कब से दोस्तों, ये है 1968। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है दिया है 1968 से अब तक। चलिए दोस्तों इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्न पे भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल 11 बार प्रस्तुत किया जा चुका है। दोस्तों ये था इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए 11। चलिए दोस्तों इसकी कुछ और भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल 11 बार प्रस्तुत किया गया है। प्रथम बार 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि किसके कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था सबसे पहले। तो जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उनके काल में सबसे पहले लोकपाल विधेयक
जो है दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद आगे इसकी व्याख्या है, लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित ना हो सका था। जी हाँ दोस्तों, जब ये प्रथम बार 1969 में लोकसभा में पारित हुआ था लोकपाल बिल, तो उसके बाद राज्यसभा में ये पारित ना हो सका था। इसके बाद 1914 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात 16 जनवरी 2014 से यह लागू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि लोकपाल कब लागू हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लोकपाल 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रश्न 4 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों, वो एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन स्क्रीन पे यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18 से 22 के तहत। ऑप्शन बी है दोस्तों 19 से 22 के तहत। ऑप्शन सी है 20 से 23 के तहत। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 से 25 के तहत। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका राइट आंसर जानेंगे। उसके बाद दोस्तों इस प्रश्न पे हम लोग थोड़ी चर्चा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 यानी कि ऑप्शन बी। जो स्वतंत्रता का अधिकार जो दोस्तों अनुच्छेद होता है वो होता है 19 से 22। चलिए दोस्तों, इसकी कुछ अन्य व्याख्या और देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है। कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं जो होती हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा जैसे दोस्तों शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। और तीसरा है दोस्तों संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, ये कुछ स्वतंत्रता थी जो प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, कुछ प्रश्न और भी बनते हैं मूल अधिकार से संबंधित। जैसे पूछता है कि मूल अधिकार जो है भारत का, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, ये जो है मूल अधिकार, ये है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है इसमें कि मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये 12 से 35 अनुच्छेद जो है वो मूल अधिकार से संबंधित होता है। दोस्तों, ये थी कुछ इसकी व्याख्या। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ये कह रहा है कि भारत के वर्तमान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय के जो वर्तमान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे दोस्तों, उसे पूछा गया था। यानी कि जो एग्ज़ाम 2017 में हुई थी, उस समय जो थे वर्तमान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, वो प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं कि वर्तमान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आप लोग के दे दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका राइट आंसर जानेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी इस पे चर्चा भी करेंगे।
जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं दोस्तों वो वर्तमान के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री। चलिए दोस्तों कुछ इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि जून 2019 में गठित बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी इसकी कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं फटाफट वन लाइनर के रूप में, जो कि दोस्तों प्रत्येक प्रश्न मूल विधि और संविधान से ही संबंधित है। और दोस्तों ये प्रत्येक प्रश्न जो है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों कम समय में कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे ये रहे। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये प्रत्येक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि लोकहित वाद दायर किया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों, तो वो होता है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, तो वो है संसदीय शासन प्रणाली। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों वो किस देश के संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो वो दोस्तों जो है ब्रिटेन से ली गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद प्रश्न 3 है, ये कह रहा है कि राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करना श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 97 यानी कि 97। दोस्तों प्रश्न 4 है, ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 19(1) का। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ये कह रहा है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो उसको अब जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक प्रश्न और इसमें बनता है कि अस्पृश्यता अपराध से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद कभी कभी पूछता है, तो दोस्तों वो अनुच्छेद है अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद 17। ये भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा दोस्तों। यदि आपके कोई दोस्त हों जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, तो उनके पास दोस्तों ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। जो इस चैनल पे दोस्तों नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं समय समय पे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के बीच में दोस्तों लाता रहूँगा, जिससे आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी जो है दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से हो सके और आप यूपीएसआई का परीक्षा जो है दोस्तों सरलतापूर्वक पास हो सके। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं। यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।